नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 13 मार्च 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। तमाम जानकारी हमेशा की तरह आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं तो निश्चित तौर पर इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है और आने वाले समय में यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर हमारे वीडियोज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके कई पायनोर को किस राज्य का 26वां जिला बनाया गया है। देखिए, इससे संबंधित जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि ए नहीं बल्कि बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, रिसेंटली हमारा एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो बीपीएससी मेकर ऐप पर जो हमारा बीपीएससी वाला कोर्स है आप वहां से भी, ये वाला कोर्स है यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे तमाम मटेरियल के बारे में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, खास करके जो मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वो तमाम चीज़ें आप इस कोर्स के माध्यम से इस वाले प्रोमो कोड को अप्लाई करके एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए कोर्स से संबंधित आप में कॉल जरूर कीजिएगा या फिर आप में व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट को लेकर अभी हाल ही में जो जानकारी आई है सामने, उसके आधार पर ये प्रश्न हमने अरेंज किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका करेक्ट जो आंसर है, इसमें जो इजाफा हुआ है, जो इसमें ग्रोथ देखी गई है वो है 2%, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर संबंधित चीजों को हम देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में 11 मार्च 2024 को बिहार परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सचिवालय में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की एक बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए परिषद एवं विभिन्न स्टेक होल्डर के कार्यों और योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। और यहीं पर इसी बैठक में आपको ध्यान रखना है कि भाग लिए थे परिवहन सचिव जो कि संजय कुमार अग्रवाल है। तो इनके अनुसार जो बातें कही गई है उसी आधार पर जो नवीनतम रिपोर्ट है उसी को लेकर यहाँ पर हमने चीजें शामिल किया है। दरअसल ऐसी जानकारी कुछ समय पहले भी हमने आपको दिया था, उसका भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। पहले यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं। तो वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 14% और इससे होने वाले मृत्यु में 16.2% की वृद्धि दर्ज की गई। ये ध्यान रखें। जबकि अगर हम बात करें 2022 की तुलना में 2023 में जो सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है इसमें 2% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, इसको लेकर विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया था, आपको तमाम चीजें याद होगा। देखिए, यहाँ पर एक एक लाइन में, एक पॉइंट में हमने ये लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट था कि एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2022 में जो कह सकते हैं जो धार्मिक स्थल है वहां पर अगर देखा जाए तो सड़क दुर्घटना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जो एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें इसका जिक्र किया गया था, उसमें इसका खुलासा हुआ था। तो इसको लेकर हालांकि चीजें विस्तृत आपको बताई गई है, फिलहाल यहां से ये चीजें आप ध्यान रखिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी,
यानी कि सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर चुना गया है मैथिली ठाकुर को। अच्छा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, यहीं पर भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 क्रिएटरों को प्रदान किया गया, या फिर यूं कहें जो निर्माता है उसे दिया गया। विभिन्न कैटेगरी में दिए गए हैं, कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख पाएंगे। हमने तमाम चीजें आपके समक्ष रखा है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर बात हुई है मैथिली ठाकुर की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले पॉइंट में, जो कि मधुबनी बिहार की रहने वाली है, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई है, तो ये बिहार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैथिली ठाकुर को लेकर कुछ जानकारी आपको दे दूं, आप सभी को हालांकि मालूम होगा, एक बार से पुनः इसे रिवाइज कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी होंगे। जैसे कि बात करें बिहार में अगर वर्तमान में खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। अच्छा, बिहार को लेकर के खादी और हैंडीक्राफ्ट को लेकर एक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो मनोज तिवारी थे। 2022 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले 2021 में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी। तो ये चीजें चेन बना के आप लोग ध्यान रखें, कहीं से भी किसी भी रूप में कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप इस श्रृंखला को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। अच्छा, इस सूची को ध्यान रखिएगा, जो चार्ट हमने आपके समक्ष रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूप में कोई भी प्रश्न बनेगा तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले लीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में सेला टनल का उद्घाटन किया गया है, बताएं कि यह किस राज्य से संबंधित है। बात यहाँ पर हो रही है सेला सुरंग या फिर सेला टनल की, तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से ही। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आइए संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में सेला टनल का उद्घाटन किया है। अच्छा, इस टनल की कुछ विशेषताओं की बात करें या फिर यहाँ से जो चीजें संबंधित है उसको एक नजर देखें तो यह दुनिया के सबसे ऊंचाई लगभग 13,000 फीट पर बनी सबसे लंबी सुरंग है। अगर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर अगर हम बात करें किसी सुरंग की, तो ये सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 12 किलोमीटर, एग्जैक्ट डेटा ध्यान रखिए 11.84 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले को जोड़ेगा। और इसकी नींव की बात करें या फिर इसके आधारशिला की बात करें तो 15वें व मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2019 में इसकी नींव यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो इस टनल को लेकर ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगले कुछ पॉइंट में बात करें, इसकी विशेषताओं को देखें तो आप ये ध्यान रखेंगे, दरअसल चीनी सीमा से लगा तवांग क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, एक जगह है तवांग, खास करके सर्दी के दिनों में भारी बर्फबारी के कारण भारत से यानी कि देश के बाकी हिस्सों से ये छूट जाता है या फिर यूं कहें ये एक प्रकार से कट जाता है संपर्क। लेकिन अब इस टनल के जरिए यानी कि इस सुरंग के जरिए अब 12 महीने ये जुड़ा रहेगा। इससे न सिर्फ सेना और सैन्य उपकरणों का आपात स्थिति में मोर्चे पर भेजा जा सकेगा, बल्कि आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ये आम लोगों का जीवन जो यहाँ का है वो आसान हो जाएगा इस टनल या फिर इस सुरंग के माध्यम से। साथ ही एक तरह से ये भी देखें कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा रोल मतलब ये अदा करेगा, पर्यटन को भी यहाँ पर एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीजें फिलहाल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है या फिर यूं कहें ये सेला टनल से संबंधित है। अच्छा, इस तरह की जानकारी हमने एक अटल सुरंग के बारे में दिया था, एक अटल टनल के बारे में दिया था। आइए वो तमाम चीजों को हम देख लेते हैं। चूंकि सुरंग की यहाँ पर बात हो रही है तो अटल टनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, सेला टनल की जो हम बात कर रहे थे ये प्रमुख द्वार है ये सेला टनल का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर अटल सुरंग के बारे में। देखिए, अटल सुरंग से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में अराइज हो सकते हैं, हमने प्रयास किया है कि वो तमाम चीजें यहाँ पर हम इसमें शामिल करें। पहला पॉइंट है कि यह भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। रोहतांग दर्रा में अवस्थित यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैटेगरी हमने दर्शा दिया है। अभी पिछले मतलब स्लाइड में हमने देखा सबसे ऊंचाई पर लंबी सुरंग की बात हो रही थी, वो जानकारी अभी हमने दिया। और वहीं पर हम दूसरी ओर जो इसमें बात कर रहे हैं अटल सुरंग की, तो ये राजमार्ग सुरंग के दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, अटल सुरंग से पहले जवाहर सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग थी, जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है और इसकी जो लंबाई थी ये तकरीबन 2.85 किलोमीटर थी। लेकिन अटल सुरंग का जो उद्घाटन किया गया इसके बाद से अगर राजमार्ग सुरंग के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे लंबी सुरंग है। तो इतनी सारी जानकारी अटल सुरंग से संबंधित आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर इस वाले कोर्स के माध्यम से टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 130 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि आसिफ अली जरदारी। अभी हाल ही में 14वें राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के। आइए संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं कि हाल ही में 10 मार्च 2024 को आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। यहाँ से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने ऐवान ए सद्र में 68 वर्षीय आसिफ अली जरदारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये ध्यान रखिए, वर्तमान में जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं यह काजी फैज ईसा, इन्होंने ही उन्हें यानी कि आसिफ अली जरदारी को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। अच्छा, अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? आप सभी जानते हैं, आप सभी को मालूम है, डी वाई चंद्रचूड़, जिन्हें आप लोग जानते हैं, जो कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये चीजें आपको मालूम होगा। वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो कृष्णन विनोद चंद्रन है 44वें मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में बात करें। 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने आरिफ अलवी का स्थान लिया है, जो कि पिछले वर्ष सितंबर 2023 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 और महीने तक राष्ट्रपति बने रहे थे। यानी कि कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 महीने अतिरिक्त इस पद पर ये थे। राष्ट्रपति के रूप में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरिफ अलवी की, जो कि सितंबर 2023 में ही सेवानिवृत्त होने पे मतलब उनका जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था। तो इस स्थान पर नए अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया था कि हाल ही में 3 मार्च 2024 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, ये दूसरी बार अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं पाकिस्तान के। ठीक है, और इस प्रकार से देखें तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो शहबाज शरीफ की एक प्रकार से भतीजी बोल सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। तो इस लिहाज से जितने पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी को आपको ध्यान रखना है। ये आने वाले समय में किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए 5वें प्रश्न पे आ चुके हैं। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अर्थात एम युवा की शुरुआत किया है? इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, चीजों को ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि एम युवा शुरू किया गया। अब ये अभियान क्या है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य हर साल 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है, जिससे राज्य में जो खास करके बेरोजगारी दर है उसे कम किया जाए और खास करके जो बेरोजगार युवक है उन्हें उद्यम में या फिर उन्हें रोजगार स्थापित करने में मदद कर सके। तो ये कह सकते हैं एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो बजट पेश किया वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, तो इस बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। इसीलिए तो ये चीजें यहाँ से संदर्भित हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हुई तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया था और आपने कई जगहों पर देखा होगा, कई जगहों पर ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। दरअसल ऐसा नहीं है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है, ये गुजरात है। गुजरात के बाद इस नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था सेमिकॉन इंडिया के बारे में। और उसी समय हमने आपको बतलाया था कि गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है, इसका अनावरण किया है और इसी कड़ी में गुजरात में ही ये सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हुई थी। इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िएगा। कुछ भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो इंटरनेट आदि पर ज़रूर उसे सर्च कीजिएगा या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वो बताने का आपको पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। एक गलत जो आंसर है वो आपका जो स्कोर है वो हज़ारों लाखों की संख्या में आपको नीचे ला सकता है। सपोज दैट अगर वही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज करके आंसर को गलत कर देंगे, तो उससे जो है आपका सिलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इन छोटे-छोटे बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो अभी हाल ही में 2024 के लिए दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे जापान के, ये जो विकल्प नंबर सी में है रिकेन या यामामोटो, इन्हें ये दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, रिकेन यामामोटो की बात करें, ये एक जापानी वास्तुकार है। उन्हें वर्ष 2024 के लिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। और अगर बात करें रिकेन यामामोटो की, तो अपने देश जापान से 9वें प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता है। ये 9वें वास्तुकार हैं जापान के जिन्हें ये सम्मान मिला है। और इस पुरस्कार की बात करें तो सर्वाधिक जो खिताब अपने नाम किया किसी देश ने, तो वो जापान ही है, जो कि ये पुरस्कार सर्वाधिक 9 बार अपने नाम किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला पॉइंट है, इस वार्षिक पुरस्कार की जो शुरुआत है 1979 में की गई थी। ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये एक वार्षिक पुरस्कार है, प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी हम देखते हैं प्रित्जकर पुरस्कार के बारे में। देखिए, यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये दुनिया का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2018, ये वाला पॉइंट भारत के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार जीतने वाले या फिर हासिल करने वाले पहले व एकमात्र भारतीय दिवंगत बालकृष्ण दोषी हैं। मतलब भारत को अब तक ये जो पुरस्कार है, ये आर्किटेक्चर पुरस्कार या फिर प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार केवल और केवल एक ही बार मिला है, 2018 में, और इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये बातें आपने समझ लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 2023 वाला भी इसी कड़ी में ध्यान रख लीजिएगा। 2023 में भी हमने जानकारी दिया था कि अमेरिका के डेविड चिपरफील्ड को यह सम्मान या फिर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पिछला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या फिर हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि समय पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही है जापानी वास्तुकार जिनको लेकर अभी मैं जानकारी दे रहा था। इनका नाम है रिकेन यामामोटो, जिन्हें कभी हाल ही में 2024 का ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। तमाम चीजें यहाँ पर हमने दर्शा दिया है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में लचित बोरफुकन की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अच्छा, लचित बोरफुकन के बारे में कुछ जानकारी आई थिंक 1 महीने पहले हमने आपको दिया था, वो चीजें भी यहाँ पर हमने शामिल किया है, आप देखेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगी। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो प्रतिमा है ये 125 फीट ऊंची है और इसका जो अनावरण है अभी हाल ही में 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, इस प्रतिमा को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आइए इसको लेकर मैं जानकारी दे दूं कि हाल ही में 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी कि जो प्रतिमा है ये कांसे से निर्मित है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस प्रतिमा की नींव जो रखी गई थी
फरवरी 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या फिर योग हैं तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रखे गए थे, जिसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हम लोग कर रहे थे अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के बारे में। इन पर आधारित एक फिल्म आई थी जो कि एक एनिमेशन फिल्म है, जो यहाँ पर हमने आगे लिखा भी है। फिल्म का नाम था लाचित द वॉरियर। तो इस फिल्म को कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का पुरस्कार दिया गया था या फिर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म का नाम है लाचित द वॉरियर और इस फिल्म में 1600 के दशक में मुगलों का असम पर कब्जा करने को जो मतलब कब्जा कर रहे थे मुगल, तो उसको रोकने के लिए लाचित बोरफुकन जो वीरता दिखाए थे उन्हीं पर ये आधारित है। यही इस फिल्म की या फिर यूं कहें ये एनिमेशन फिल्म की ये विषय वस्तु है, जिसको लेकर इसमें चीजें मतलब दिखाई गई है, जिसमें ये चीजें दर्शाई गई है। तो आई होप कि आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये खबरों में है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इस लिहाज से एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 24 नवंबर 2023 को लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई है। कब? तो 24 नवंबर 2023 को। प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को ये जयंती मनाई जाती है। 2024 में जो मनाया जाएगा ये 401वीं जयंती होगी। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिए। चलिए अगला 8वां प्रश्न है कि मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस देश की क्रिस्टिना पिस्जिकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इस टॉपिक को विस्तार से समझिएगा। पहला पॉइंट है 71वां ये प्रतियोगिता था। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का जो आयोजन है ये 28 साल के बाद भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया, जिसमें 117 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया और भारत की तरफ से इसमें सिनी शेट्टी भाग लिए थे। ये जानकारी ऑलरेडी पहले भी हमने आपको दिया है। भारत की तरफ से इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में सिनी शेट्टी भाग लिए थे और जो एक जिक्र हमने यहाँ पर किया है कि 28 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो इससे पहले भारत ने इसकी जो मेजबानी किया था ये 1996 में किया था। अब देखिए यहाँ पर इसके अगर हम फिनाले की बात करें तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024, जो कि ये इसका 71वां संस्करण था। इसमें आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि इस खिताब को फिनाले में इस खिताब को चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जुकोवा ने अपने नाम किया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2024 में जो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुआ भारत की मेजबानी में, इस खिताब को चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जुकोवा ने अपने नाम किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पिछला जो संस्करण था 70वां संस्करण जो कि 2021 में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड का, इसमें आपको ध्यान रखना कि पोलैंड की कैरोलिना वेलावस्का विजेता चुनी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो पिछली बार भारत को 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब दिलाया था। तो ये पिछला जो खिताब है मतलब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को 2017 में मिला था, मानुषी छिल्लर ने दिलाया था। आइए ये कंप्लीट सूची हम लोग देखते हैं मिस वर्ल्ड विजेता का भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार जो खिताब भारत ने अपने नाम किया था वर्ष 1966 में रीता फारिया ने, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय ने भारत को यह खिताब दिलाया मिस वर्ल्ड का। ऐश्वर्या राय को यहाँ पे देख सकते हैं। 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में पिछली बार मानुषी छिल्लर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि इस मिस वर्ल्ड विजेता सूची की बात करें तो इसमें दो ऐसे देश हैं, एक तो अपना भारत हो गया और दूसरा देश है वेनेजुएला। भारत और वेनेजुएला दो ऐसे देश हैं जो कि सर्वाधिक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहीं हो सके तो उसे नोट कर लीजिए। सर्वाधिक बार मिस वर्ल्ड खिताब जो हासिल किया ये दो देशों ने ही अपने नाम किया है, एक अपना देश भारत और दूसरा वेनेजुएला। अच्छा, इसी कड़ी में अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की, अभी हम बात कर रहे थे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की ये वाला, और यहाँ जो आप देख रही है मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स का जो खिताब है भारत को 3 बार अपने मतलब भारत को 3 बार मिला है। पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन ने अपने नाम किया था। सुष्मिता सेन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बार वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने अपने नाम किया और तीसरी बार 2021 में जो पिछली बार था ये हरनाज संधू ने अपने नाम किया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, 2022 में जो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी ये अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल इसकी विजेता चुने गए थे। तो फिलहाल यहाँ से इतनी बातें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। चलिए आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। इस वर्ष यानी कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए शुरू किए गए जल शक्ति अभियान
कैच द रैन अभियान का विषय क्या है? देखिए यहाँ पर विषय अर्थात थीम पूछा गया है। तो इसका जो थीम है यह है नारी शक्ति से जल शक्ति, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने हाल ही में 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किया या फिर शुभारंभ किया। किनके द्वारा? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल मंत्री हैं। ये इसका 5वां संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई 9 मार्च 2024 को और इसका थीम अर्थात जो विषय निर्धारित है 2024 के लिए यह है नारी शक्ति से जल शक्ति। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि मवेशी तस्करी पर नकेल कसने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत किया है? ऑपरेशन कामधेनु के बारे में यहाँ पर पूछा गया है या फिर प्रश्न ऐसे भी राज हो सकते हैं कि ऑपरेशन कामधेनु जो अभी हाल ही में खबरों में है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर के पुलिस से। यहाँ पर ध्यान रखिए विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है या फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, राज्य नहीं बोल सकते एक प्रकार से। चलिए अब यहाँ पर इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि मवेशी तस्करी पर नकेल कसने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। दरअसल इसके तहत अगर हम बात करें तो पुलिस द्वारा मवेशी तस्करों की न सिर्फ कुंडली खंगाली जाएगी बल्कि उनकी संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर जो मतलब सजा का प्रावधान होगा वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखें। फिलहाल इसके पहले चरण की बात करें तो यहाँ पर जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में ये फिलहाल पहले चरण में लागू किया गया है। अगर ये सफल होता तो और भी जगहों पर ये लागू किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये जानकारी ध्यान रखिए ऑपरेशन कामधेनु जो संबंधित है ये जम्मू कश्मीर के पुलिस से संबंधित है और हमने कई बार आपको बोला है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित अगर कोई भी चीजें थोड़ा भी खबरों में है तो उस पर पैनी नजर रखिएगा। वो एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। हमने कुछ वर्षों में देखा है एग्जाम में प्रश्न वहां से अराइज होते हैं। चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन हाल ही में पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? देखिए पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए देवेंद्र झाझरिया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में 9 फरवरी, अच्छा यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, फरवरी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर मार्च होगा। 9 मार्च 2024 को निर्विरोध भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो ये तो पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए। हालांकि इनके अतिरिक्त कई और भी नियुक्तियां हुई है, कई और भी लोग चुने गए अलग अलग पद के लिए। इसके अतिरिक्त गोवा के अंतर्राष्ट्रीय कोच और रेफरी जसवंत हमनवर को निर्विरोध महासचिव चुना गया। इसके अतिरिक्त आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सांगवान को मतलब 2 उपाध्यक्ष चुने गए, जबकि सुनील प्रधान को कोषाध्यक्ष और इसके साथ ही ललित ठाकुर और टी दिवाकर 2 संयुक्त सचिव इसके लिए चुने गए हैं। पैरालंपिक समिति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जो नियुक्तियां हुई है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। अगला 12 प्रश्न है कि हाल ही में बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अच्छा, पिछले वीडियो में हमने जानकारी दिया था अरुणाचल प्रदेश के बारे में जिसका एक 26वां जिला बनाया गया था और इसी में ये भी जो बात हम कर रहे हैं बिचौम की, ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। आइए इसको लेकर चीजें हम देख लेते हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी कामेंग क्षेत्र से अलग कर बिचौम जिला बनाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 7 मार्च 2024 को इस जिले का उद्घाटन किया। तो ये तो ये बात यहाँ पर बिचौम जिले से संबंधित जो कि 27वां जिला है। इसी तरह की जानकारी कल हमने आपको दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके केई पायनोर को राज्य का 26वां जिला बनाया गया। तो ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स, मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स और ईयरली करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप पर चाहें तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस वाले प्रोमो कोड के साथ CA 2024। ये प्रोमो कोड है CA 2024, महज 198 रुपये में आप तमाम जो करंट अफेयर्स के मेटेरियल हमारे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तिथि से ज्वाइन करेंगे अगले 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा और आपको पुराना जो मटेरियल है यानी कि अगर मान लीजिए आज ज्वाइन करते हैं तो 2023 का और साथ-साथ 2024 का जनवरी और फरवरी का पूरा निःशुल्क ही मिल जाएगा। जिस तिथि से ज्वाइन करेंगे अगले 1 वर्ष तक यहाँ पर आप मटेरियल प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपये तक की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो इसको लेकर जानकारी आपको दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जाएंगे आप लोग, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग लिखते हैं वहां पर विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें।
लिखने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इस कोर्स को लेकर के, एक नॉमिनल सा चार्ज पर ये आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग चाहिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं तो इस वाले कोर्स को आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ख़ास करके, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी है और बेहतर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो लाइक का टारगेट हमने आपको दिया है 700 लाइक का, आई होप कि आप लोग इस टारगेट का मतलब लाइक का जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।